हाँ वकील साहब, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए हमारे इस न्यूज़ चैनल को। मैं राजकुमार शर्मा, एडवोकेट, वाराणसी दीवानी न्यायालय और प्रदेश महासचिव अम्बेडकर वाहिनी समाजवादी पार्टी। वकील साहब, अभी हाल ही में जो लखनऊ के कोचिंग संस्थान में जो अग्निकांड हुआ है और उसमें 15 मासूम बच्चे असमय काल के गाल में समा गए हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि इसका जिम्मेदार कौन होगा? पहले मैं आपको बहुत बधाई देना चाहता हूँ इस बात के लिए कि डेमोक्रेसी आपका चैनल को और आपको व्यक्तिगत रूप से कि जो यूट्यूबर आज के समय में ज़मीनी स्तर से सामान्य जनता की आवाज़ उठा रहे हैं और लगातार उस मुद्दों को उठा रहे हैं जो स्ट्रीम मीडिया, बड़ी मीडिया उठा देगी। अगर लोकतंत्र में अगर चौथा स्तंभ अगर नहीं रहा सुरक्षित, तो फिर तो लोकतंत्र ही नहीं बचेगा। लोकतंत्र बचेगा, हम बचेंगे, आप बचेंगे, आपके अधिकार बचेंगे, तभी लोकतंत्र बचेगा। और लोकतंत्र को बचने के लिए, बचाने के लिए सबसे ज़्यादा अगर योगदान अगर है तो उसमें मीडिया। लेकिन जिस तरीके से मीडिया आज के समय में काम कर रही है, न जाने इसके कितने रूप हो गए, कितने रंग हो गए, हम लोगों ने जाना। पहले हम लोग पढ़ते थे तो मीडिया पर एक लेख लिखा जाता था, मीडिया क्या है, मीडिया स्तंभ क्या है, उसके बारे में लिखा जाता था। लेकिन हमको नहीं लगता कि आज के डेट में किसी भी विद्यालय और विद्यार्थियों के लिए ये प्रश्न बन गया है कि मीडिया क्या है। ये प्रश्न नहीं रह गया, क्योंकि अब मीडिया वो हो गई है जो कभी भारत में मीडिया का जो स्तर था, जो स्थान था, वो नीचे गिरता चला जा रहा है। तो सबसे पहले आपके चैनल को आपके माध्यम से और तमाम यूट्यूबरों को जो समाज में जो खबरें स्ट्रीम मीडिया में नहीं आ पा रही हैं उनको उठा रहे हैं, ऐसे ऐसे सभी मीडिया कर्मी को आप लोगों को धन्यवाद, बधाई पाते हैं कि आप समाज के, आप लोग वास्तव में सूत्रधार हैं जो समाज को सही दिशा दे सकते हैं। इसलिए आपके माध्यम से तमाम मीडिया भाइयों को, और वो भी चैनल जो तमाम समय पर मुद्दों को उठाती है जो देश के लिए ज़रूरी है, आपको धन्यवाद देते हैं। और आपने कहा कि जो ये लखनऊ में घटना हुई है, जो 22 जून को अलीगंज में जो घटना हुई है, बहुत ही दुखदायक घटना हुई। और इसके पीछे देखिए लगातार हमने कई बार आपसे हमारी बात भी हुई इस चक्र में, हमने कई बार इससे पहले जब कुंभ में मिले हुए तो हमने आपको कई बार हमारी चर्चा भी हुई, तो उसमें लापरवाही हुई सरकार के द्वारा, सरकार के कर्मचारियों द्वारा। और उसके बाद हमने कहा कि कम से कम इस अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि दोबारा घटना न हो। लेकिन हमारे कई बार आपके चैनल के माध्यम से बात रखते हुए रखा गया, उसके बाद भी कई घटनाएं आगे नहीं हुई। आखिर में सरकार क्यों अपने अधिकारियों को बचाती है? क्यों सरकार, हमको ये बात नहीं समझ में आती कि जो वास्तव में दंडित होने वाले अधिकारी हैं उनको दंडित क्यों नहीं किया जाता? अभी 22 जून की जो घटना के अलीगंज बारे में बता रहे, जो 3 तल्ला बिल्डिंग था जिसकी जो परमिशन थी वो रिहायशी घरेलू कार्य के लिए थी, जिस पे क्या नाम है लगातार कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही थी। 2016 में जब 5 जून के करीब उस समय उस पर गिराने का डिसॉल्व करने के लिए आदेश सरकार द्वारा हो गया, तो आखिर में 2 महीने में 10 जून संभवतः 10 जून को हुआ, तो 2 महीने बाद जुलाई में 5 जुलाई को क्यों उस आदेश को रद्द कर दिया गया? प्रश्न तो इस बात का भी है ना कि आखिर में जिस सरकार ने, एलडीए ने ये पाया, अपने जांच में पाया कि ये अवैध रूप से चल रही है, और जिसकी एग्जिट एक ही है और निकासी भी एक ही है, कोई फायर का वो नहीं है, ये पूरी तरीके से एक्टिविटी चलाने के लिए सक्षम नहीं है, उसको डिसॉल्व करना चाहिए, उसको तोड़ देना चाहिए। तो आखिर में ऐसा क्या 2 महीने बाद हो गया कि वो 2016 में उस आदेश को एलडीए ने स्वयं वापस ले लिया? आखिर में कहीं न कहीं तो सरकार के क्या नाम कर्मचारियों और अधिकारियों की मिलीभगत रही होगी। आखिर में ऐसा क्या हुआ होगा? अगर 2016 में ये गिर गया होता तो आज 15 परिवार के जो बच्चे, जो ये तो हत्या हम मानते हैं, इसको घटना को तो हत्या मानते हैं, आप बच्चों के परिवार सोचे क्या बीती होगी। हम लोग के बच्चे अगर 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा के लिए नहीं आते हैं, हम लोग कितने परेशान हो जाते हैं। सोचिए माँ बाप परिवार से जिनके बच्चे कभी लौट के नहीं आएंगे, एक सपना लेके चले थे कि हम पढ़ने जा रहे हैं, एक सपना लेके सोचे थे हमको कुछ बनना है, उन सपनों का क्या हुआ? आप सोचिए, इसी के साथ में ये बात जोड़ देना भी बहुत ज़रूरी है कि सोचिए अभी जो बच्चे 2-2 लाख, 1.5 लाख फीस दिए हुए हैं, जो फीस दिए हैं 2-2 लाख रुपए, उसके बाद फीस के बाद आज उनकी फीस वापसी होगी कि हर्जाना मिलेगा कि मुआवजा मिलेगा, सरकार अभी तक उसको क्लियर नहीं कर पाई है। किसी भी घटना होती है आप तत्काल SIT जांच कर देते हैं, न्यायिक जांच हो जाएगी,
आखिर में जांच से क्या हल तक मिला है? आज तक कुंभ में जैसे घटना में आज तक हमको बता दीजिए, आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहते हैं कि जो कुंभ में लापरवाही हुई, आग लगी, उनमें कौन से अधिकारी चिन्हित हुए? आज तक किसी अधिकारी को कभी दंडित किया गया? क्यों नहीं किया जा रहा? अधिकारी पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है, पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कि क्या ऐसी मजबूरी है, क्या ऐसी मजबूरी है कि इतनी वेदनाएं, इतनी तकलीफ़ें, चाहे वो गोरखपुर में बच्चे का नाम मर जा रहे हैं गैस के अभाव में, ऑक्सीजन नहीं है, मर जा रहे हैं, आज तक किस अधिकारी, किस कर्मचारी को जवाबदेही तय कर दिया गया? हमारे क्या नाम है मेडिकल के बारे में पूछेंगे, डिप्टी सीएम साहब है, वो बताएंगे क्या नाम है बिजली विभाग के बारे में। जो विभाग के बारे में है, जवाबदेही है, उनको नहीं बताना है। मिला जुला कर लिपापोती की जा रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और इसमें सबसे बड़ा हमको दुख तब हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी संत हैं, कहते हैं संत हैं, हम भी मान लेते हैं संत है, हमारी क्या बुराई, हम मान लेते हैं संत। अगर आप कह रहे हैं अपने आप में संत है तो हम भी संत मान लेते हैं। तो क्या ये संत की भाषा होती है? जब माँ ने कहा कि सीएम साहब हम आप ही की पार्टी को वोट देते हैं, हम आप ही के समर्थक हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं भाषण मत दो। अरे उस माँ से पूछिए, उस परिवार से पूछिए कि उसने क्या खोया है, क्या खोया है? आपको अंदाजा है माननीय मुख्यमंत्री जी? सोचिए उस घर में क्या स्थिति होगी। आप तो सुकून से पार्टी कार्यालय भी कर ले रहे हैं, उधर जा करके क्या नाम मंच भी साझा कर ले रहे हैं। आप तो जा रहे हैं उधर, क्या नाम रवि किशन जी नाच गा के खा लेंगे, ये भी कह दे रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, नाच। लेकिन क्या वो परिवार ताली बजा पा रहा है? वो परिवार का दर्द आप महसूस कर पा रहे हैं? क्या जनता और छात्र देश के भविष्य नहीं रह गए? सिर्फ मात्र एक वोट है। इस राजनीति में हम क्या इस स्तर पर चले आ गए हैं कि आदमी के जीवन की कीमत के, बच्चों को भविष्य की कीमत को हम लोग नहीं समझ सकते हैं? क्या हमारी राजनीति में वो स्तर चली गई है? राजनीति में मुख्यमंत्री बन जाइए, प्रधानमंत्री बन जाइए, लेकिन आप हमेशा एक इंसान रहेंगे। अगर आपके अंदर इंसान होने के नाते आपके लोगों को कष्ट, दुख महसूस करने की क्षमता नहीं है, तो आप एक इंसान नहीं है, भले मुख्यमंत्री बने रहें। हम इस बात से कतई इस बात पर एतबार नहीं करते। अगर वो महिला ने अपने दुख बोला, कुछ बोला, तो आप इस बात से कहेंगे कि आप नेतागिरी न करो, भाषण न दो। अरे सुन लेते, आप दुख सुन लेते, आश्वासन दे देते। क्या इस आश्वासन देने में भी क्या नाम माननीय मुख्यमंत्री जी का कुछ जा रहा था? लेकिन ये लोग, सही कहा गया है ना, जिनको औलाद नहीं होती ना, वो औलादों का दुख नहीं समझते। हम समझते हैं। हम लोग समझते हैं कि कई रात जागना पड़ता है, बच्चे तब बड़े होते हैं, कई रात बिताना पड़ता है, कई रात जागना पड़ता है, तब बच्चे थोड़े बड़े होते हैं। उसके बाद ये दुख माननीय मुख्यमंत्री जी से हम ये कहना चाहेंगे कि संतान नहीं है, पूरा उत्तर प्रदेश के बच्चे आपके बच्चे हैं, लेकिन इस तरीके से संवेदनशील बातों पर आप कम से कम थोड़ी सी तो इंसानियत बरतिए और मानवता लाइए और अपने अधिकारियों के खिलाफ जल्दी से जल्दी कार्रवाई करिए। और ये मिसाल पेश करिए कि 2016 में जब क्या नाम एलडीए ने उसको बिल्डिंग गिराने के लिए आदेश जारी किया, तो उसके 2 महीने बाद वो आदेश किसके आदेश से रिवॉक हुआ और क्यों हुआ, किस परिस्थिति में हुआ। और सबसे पहले जिस अधिकारी ने इस आदेश को रद्द किया, उसके घर पर बुलडोजर पहले चलना चाहिए, तब तो मानेंगे आप बुलडोजर बाबा है। अन्यथा आपका बुलडोजर केवल दलितों पर, कमजोरों पर, पिछड़ों पर चलता है, ये मान लेंगे आपका बुलडोजर गलत चलता है।